सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल जिसका नेम है पढ़ते रहो। और पढ़ते रहो पर अब तक आपने जो प्यार बनाए रखा है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं क्लास 9th की सीरीज। जैसा कि आप सभी को प्रॉब्लम होती है, काफी सारे बच्चों ने भी हमसे ये कहा कि सर शुरुआत में क्लास 9th है और 8th के बाद जैसे ही हम 9th में मूव करते हैं तो हमें तो बुक्स देखकर ही डर लगता है। अभी तक हम एनसीईआरटी जैसी मैथ्स की बुक पढ़ते आए थे और अब आर एस अग्रवाल इतनी मोटी है हमारे सामने, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि काफी टफ सिलेबस हमारे सामने आने वाला है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के दिमाग में चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटे थे और छोटे से जब आप बड़े हुए तो आपका डेवलपमेंट भी तो हो रहा है और आपके डेवलपमेंट के साथ ही मैथ्स का सिलेबस भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन क्लास 9th में अगर आप आए हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हो, यानी पढ़ते रहो के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत छोटे छोटे वीडियोस के साथ में आपको मैथ सिखाऊंगा। मुझे पता है कि आप 30 मिनट 40 मिनट्स के वीडियोस को देखने में आलस लगता है आपको, आप उसे 2x की स्पीड से देखते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपने थोड़ा वीडियो देखा और उसके बाद स्किप कर दिया और उसके बाद आप सोचते हो हम दोबारा से फिर टाइम निकाल के इसको देखेंगे, और वो टाइम कभी नहीं आता। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कई बार ऐसा होता है जब आप चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लेते हो और आप ये सोचते हो कि यार ये स्क्रीनशॉट में जो लिखा है ना, मैं उसे जब फ्री टाइम होगा तब पढ़ूंगा, और आपकी लाइफ में वो फ्री टाइम कभी भी नहीं आता, क्योंकि आपको स्कूल की भी जिम्मेदारी निभानी है, कोचिंग या फिर ट्यूशन उसकी भी जिम्मेदारी निभानी है, आप घर पे रहते हो तो मम्मी पापा के साथ भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, आपका छोटा बड़ा भाई है वो भी आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए टाइम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आपको आपका टाइम यूटिलाइज करना है तो आप दिन में एक बार पढ़ते रहो का चैनल जरूर से जरूर खोलिए और उसमें आपके लिए जो भी वीडियोस आती हैं उन्हें जरूर देखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज क्लास 9th की। और क्लास 9th की जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में आते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम। कई सारे स्कूलों में फर्स्ट टर्म एग्जाम की डेट 15 जुलाई होगी या फिर हो सकता है कि 25 जुलाई के आसपास हो, लेकिन जुलाई में ही आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम देने होंगे। और फर्स्ट टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको नंबर सिस्टम के बाद आपको पढ़ना होगा पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन, लाइन्स एंड एंगल्स तक की बात आपको पढ़नी है। तो नंबर सिस्टम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, नंबर सिस्टम के काफ़ी वीडियोस भी आपको मिल चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। देखिए, अगर हम बात करें कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, तो मैं जानता हूं कि आप सब कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं कि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आया, डब्बा गोल है। और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे मेंटर की तलाश है जो आपको जीरो टू हीरो पहुंचा सके, और यहाँ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर क्लास 9th का, जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आप सभी को ये समझना होगा बच्चा लोग कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स कहाँ से आया है, पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। जब ये सारे फैक्टर्स हम जानेंगे तो ही हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे पॉलिनोमियल्स को। तो चलिए पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बात करते हैं। अगर हम बताएं कि पॉलिनोमियल्स क्या है तो आपको दो टर्म जानने बहुत जरूरी हैं। पहला कांस्टेंट टर्म एंड सेकंड वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया। क्या आपने कभी देखा है कि 2 की वैल्यू अनदर क्वेश्चन में 3 हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 की जो वैल्यू है वो 2 ही होगी, 4 की जो वैल्यू है वो 4 ही होगी। और ऐसे जितने भी टर्म्स होते हैं उन्हें ही कहा जाता है कांस्टेंट टर्म्स। अगर हम वेरिएबल टर्म की बात करें तो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जहां पर आपको राम की एज फाइंड करनी है और आपने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ राम शुड बी x। अब हो सकता है कि आफ्टर सॉल्यूशन आपको x की वैल्यू 28 ईयर्स मिल जाए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आएगा वहां पर ये 28 नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई सेकंड कंडीशन गिवन है और आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ अ कार, तो जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू अगर 28 आई है तो सेकंड क्वेश्चन में भी 28 होगी, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास 2 टाइप के टर्म्स होते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म ऐसे टर्म होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो 2, 4, 10, 50, 100 जो ऐसे ही कांस्टेंट होते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल टर्म की, और अगर वेरिएबल टर्म की हम बात करें तो वेरिएबल टर्म ऐसे होते हैं जिनकी अकॉर्डिंग टू वैल्यू विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंडीशन चेंज होती रहती है, और हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है। जहां पर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म दोनों एक साथ आते हैं वही हमारे लिए हो जाता है पॉलिनोमियल। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलने लगेंगे पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं और आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। मुझे पता है कि आप काफ़ी मन से इस वीडियो को देख रहे होगे और हमारे साथ पॉलिनोमियल पढ़ रहे होगे, तो कमेंट सेक्शन में आप भी जैसे ही मैं लिखता हूं ना वैसे ही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया x+4, तो ये पॉलिनोमियल होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ x वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट है, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9y की, तो आपने देखा यहाँ पर 9 हमारे लिए कांस्टेंट टर्म आ रहा है और y आ रहा है वेरिएबल टर्म, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, ये भी हमारे लिए पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया है z। अब आप सोचोगे इसमें तो हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। गलत जवाब, आप गलत सोच रहे हो। जहां पर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखाई देता वहां पर भी कोफिशिएंट 1 तो होगा ही ना। तो ये 1z लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टर्म भी पॉलिनोमियल है, ये टर्म भी पॉलिनोमियल है और ये टर्म भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ना मिलके कांस्टेंट नंबर मिलता है, तो ऐसे नंबर्स हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होंगे। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों एक साथ आते हैं वो हमारे लिए पॉलिनोमियल्स के टर्म्स होंगे। अगर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल का टर्म है तो वो भी हमारे लिए पॉलिनोमियल का टर्म होगा, लेकिन अगर हमारे पास किसी टर्म में वेरिएबल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की। जब हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कराते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, और टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने जो क्लासिफिकेशन है वो क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, और क्लास 8th का अगर आप रिमाइंड करना चाहें तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया 7x, अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने लिख दिया 9x² + 5x, आप देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिख दिया 7x + 3y + 4z, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 3 हैं। तो क्या कहेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 1 होगा, क्या कहेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 2 होगा, क्या कहेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 3 होगा। तो यहाँ पर जब 1 टर्म आएगा तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, उसे बोला जाता है मोनोमियल। जहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं उसे बोला जाता है बाइनोमियल, और जहाँ पर 3 टर्म्स आते हैं उसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक, ये बातें ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिग्री। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिग्री क्या है, या फिर हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो कि डिग्री क्या है। तो डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हम वापस से कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और उन एग्जाम्पल्स में हम क्या लिखने वाले हैं, उन एग्जाम्पल्स में हमने लिख दिया 7x + 4। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने लिख दिया 4x² + 8x। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसके अलावा हमने लिख दिया x³ + 4x² - 2x + 9। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 7x + 4 लिखा है और 7x + 4 में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ आपको हमेशा पावर वेरिएबल टर्म की देखनी है, कांस्टेंट टर्म से हमें कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो डिग्री देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, वो देखनी है वेरिएबल टर्म की। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7x + 4 में x की पावर है 1, तो ये हमारे लिए जब पावर मैक्सिमम 1 होगी यानी डिग्री 1 होगी तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम बात करेंगे 4x² + 8x की, तो 4x² + 8x में हमारे लिए हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहाँ पर जो पार है वो 3 होगी उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो हुआ आपके लिए क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन तो आपने सीख लिया कि पॉलिनोमियल का टर्म कहाँ से आया है और पॉलिनोमियल को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी एक्सरसाइज देखोगे तो आपको बुक में जो सबसे नंबर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आइडेंटिफाई विच टर्म्स आर पॉलिनोमियल, विच टर्म्स आर पॉलिनोमियल। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टर्म पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशन में आपको वैल्यूज फाइंड करानी होगी। फॉर एग्जांपल आपसे दे दिया जाएगा, सेकंड क्वेश्चन कैसा मिलता है देखिएगा, आपको दे दिया गया इफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 देन फाइंड p ऑफ 0 एंड p ऑफ 2। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ p ऑफ x की वैल्यू गिवन है, p ऑफ x की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है x का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 लिखा हुआ है। जब आप p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करोगे मतलब जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या वैल्यू प्लेस करनी है, वहां पर आपको वैल्यू 0 प्लेस कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम यहाँ से p ऑफ 0 की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म 0 हो गया, 9 इंटू ये 0 हो गया प्लस 2, ये 0 ओवरऑल आपके सामने आंसर आ गया 2। अगर आपको लग रहा हो 0 वाले टर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप p ऑफ 2 से भी समझ सकते हो। देखिए जब हम p ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ भी x मिल रहा है इस पॉलिनोमियल में वहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, हम 2 प्लेस कर देंगे। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, तो ये हो गया हमारे लिए 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 और जो फाइनल आपके पास आंसर आया वो आ गया 24। क्लियर। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने मिलते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको सेकंड नंबर पर मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं तो अब हमें सीखना होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें सीखना होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या है देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू है जिसे अगर हम उस पॉलिनोमियल में प्लेस करते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और अगर मैं आपसे कहूँ कि x की जगह -5 प्लेस कर दीजिए, यहाँ पर आप क्या करो प्लेस x इज इक्वल्स टू -5, तो क्या होगा आप देखोगे कि जैसे ही x की जगह -5 प्लेस कराया गया तो पूरे के पूरे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई, यानी वैल्यू मिल गई हमें 0। तो हमने देखा कि ये जो x की जगह -5 है यही हमारे लिए क्या हो गया, 0। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कोई वैल्यू जिसे हम उस पॉलिनोमियल में प्लेस करें और उसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाए वही है हमारे लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बनता है वो थर्ड नंबर बनता है फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या समझना है, अगर हम कहें कि हमारे पास x प्लस 5 गिवन है तो आप एक देखोगे कि x प्लस 5 की जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पार है वो कितनी है, 1। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 1, यानी ओनली 1 0 पॉसिबल होगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पार है वो 2 है और अगर हाईएस्ट पार 2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से जितनी x की हाईएस्ट पार होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल होंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी आपकी बुक है उसमें ना तो क्यूबिक की कंडीशन है ना ही क्वाड्रेटिक की कंडीशन है। आपको क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ लीनियर पढ़ना है। लीनियर की कंडीशन में देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया 3x प्लस 4, अब आपको इसका जीरो फाइंड करना है।
तो जिसका भी जीरो फाइंड करना हो सबसे पहले उसे किसके इक्वल करा दीजिए, जीरो के इक्वल करा दीजिए। उसके बाद आपने ट्रांसपोजिंग तो पढ़ी रखी है और यहीं से ट्रांसपोज करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपको मिल गई। यानी -4/3 वो वैल्यू होगी जो आप x की जगह प्लेस कराओगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सपोज करिए आपको कोई नंबर्स ना देके आपको वेरिएबल के टर्म दे दिए जाए, आपको दे दिया गया cx माइनस डी। अब cx माइनस डी यहाँ पर आपको कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व कराएंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, वो चेंज नहीं होने वाला। आपको जीरो के इक्वल कराना है, cx की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, d/c आ गई। यहाँ से आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो हम छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये क्लियर किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे क्लासीफाई किया जाता है, हमने डिग्री के बारे में समझा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में जाना कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, फिर अगर हमें p ऑफ x गिवन है तो p ऑफ 2, p ऑफ 9, p ऑफ 3 कुछ भी फाइंड करने के लिए आएगा। और जो थर्ड नंबर बनता है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहता हूं कि आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहें और हमारी 10,000 की जर्नी में हमारे साथी बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।